गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन तक पढ़ लिया था। अभी सेलुलर रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं आज। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन वो होता है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जब किसी ऑर्गेनिज्म की सेल्स में रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये 3 स्टेप्स के अंदर प्रोसेस कंप्लीट होती है। और यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसमें होता क्या है, 3 स्टेप होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है क्रेब साइकिल, एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन तीनों सिस्टम को हम लोग 11th क्लास के अंदर काफ़ी डिटेलिंग में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या है थोड़ा ब्रीफ लेते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस से पहले एक फ्लो चार्ट है, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। जितना भी होता क्या है इसके अंदर, ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता क्या होता है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट मटेरियल होता है, ठीक है, वो डायरेक्शन होता है जब उसके अंदर, तो वो ग्लूकोज में टूट जाता है। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज के अंदर भी जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। और पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की एब्सेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो इथेनॉल फॉर्म करता है और साथ में 2 एटीपी बनाता है। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे क्रेब साइकिल चलती है और CO2 H2 मिलकर 38 एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसको बोलते हैं एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्टनर्स। ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं, एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्टनर्स। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, EMP पाथवे बोलते हैं। उसके बाद इसका जो साइट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मा ऑफ सेल्स, सेल्स के साइटोप्लाज्मा में, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, इन दिस साइकिल ग्लूकोज जितना भी होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज क्या होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, मैनी एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स की प्रेजेंट में, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर याद रखिएगा, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, टूटता है, तो इस टाइम पे नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये पता होना चाहिए हमको, यहाँ तक हमको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर समझ में आ गया। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, किसकी मदद से, मैनी एंजाइम्स और कोएंजाइम्स की मदद से। तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता है इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव राइज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। ये अपने को पता होना चाहिए। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर फॉर्म, मतलब 4 ATP फॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइकिल पैरेलल में भी चलती है, ठीक है। तो 4 ATP फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 ATP क्या होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। 4 - 2 = 2। ये बात समझ में आई आपके, ठीक है। ये याद रखना, पूछा जाता है कितना ATP बना, कितना कंज्यूम हुआ, नेट प्रॉफिट क्या हुआ, ये अपने को पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। और साथ ही साथ इस प्रोसेस के अंदर 2 NAD मॉलिक्यूल्स भी रिड्यूस होके 2 NADH2 का फॉर्मेशन करते हैं। अब 2 NADH2 से क्या बनता है, 6 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। यानी कि एक NADH2 जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है, यानी कि 1 NADH2 = 3 ATP। तो कितने बने, 2 बने, तो कितने हो गए, 6 ATP, ठीक है। अब ओवरऑल प्रोडक्शन देखा जाए तो 6 + 2 = कितना हो गया, 8 ATP हो गया, 8 ATP, ठीक है। देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ CO2 ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यहाँ पे CO2 का किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तो सबको दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका छोटा सा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, अब इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। अब इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड जो होता है
पायरुविक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। और यहाँ पे CO2 रिलीज ऑफ CO2 होता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर और CO2 रिलीज होती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर भी 6 ATPs आर फॉर्म्ड, मतलब 6 ATP यहाँ पे भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये था छोटा सा पार्ट। अब आता है आपका मेन पार्ट, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स के अंदर, ठीक है। और ये कैसा प्रोसेस है, एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले इसको सर हेंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट थे जो इसको डिस्कवर किए थे, ठीक है। अनदर नेम इसको बोलते हैं हम TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको बोला जाता है, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोला जाता है। ट्राई क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसलिए बोला जाता है। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है, कई सारे पायरुविक एसिड, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और CO2 वाटर, इन सब का क्या हो जाता है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग अगर देखा जाए तो क्रेब्स साइकिल जो है कॉमन पाथ होता है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का, इसको कॉमन पाथ बोला जाता है, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे 24 ATP मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या, देखो, एसिटाइल कोलाइन जो होता है, एसिटाइल कोलिन जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेवरल इंटरमीडिएट्स कंपाउंड्स के साथ मिलके क्या रिलीज करता है ये, NADOH2, FADH2, ATP, हाइड्रोजन एटम्स एंड एसिटाइल कोएंजाइम इज रीजनरेटेड बैक। मतलब इसमें क्या होगा, स्टार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम के कन्वर्शन से, और किन किन की मदद से, इन सब की मदद से वापस से ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्रेब्स साइकिल का बेसिक पार्ट है। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ से देखेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ये कई सारे इंटरमीडिएट्स की वजह से ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करते हैं। बाद में ये कंबाइन होते हैं और ऑक्सीजन के साथ और क्या करते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कोएंजाइम्स और साइटोक्रोम्स की मदद से कंबाइन होकर H2O का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कितने ATP फॉर्म होते हैं, एक NADH2 से 3 ATP, एक FADH2 2 ATP, टोटल 5 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये सारा का सारा क्या है, क्रेब्स साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पता चल गया कि हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीडेशन के टाइम पे, इंटरमीडिएट्स का जितना ऑक्सीडेशन होता है जो क्रेब्स साइकिल के टाइम पे होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, जो फॉर्म ब्रेक कर जाते हैं। ब्रेक करने के बाद प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर टूट जाते हैं। टूटने के बाद कई सारे कोएंजाइम्स और साइटोक्रोम्स की मदद से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन। अब कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। इसको यहाँ से लिखेंगे, सिंपल फ्लो चार्ट है, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो एयर से, सबसे पहले एयर कहाँ से आती है, इन्वायरमेंट से आती है, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, ब्रोंकाई के थ्रू कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। लंग्स के अंदर से बात ब्रोंक्यूल्स में जाती है, उसके बाद एल्वुलर सैक में जाती है। यहाँ से जाने के बाद ये क्या करती है, एल्वुलाई के अंदर पहुँचती है। अब एल्वुलाई क्या करता है, बैलून शेप स्ट्रक्चर होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कराना, ठीक है। एल्वुलाई का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कराना। जो एल्वुलाई होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी रिच होते हैं, उनके पास ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं एल्वुलाई के पास, रिच इन ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें,
एयर थी, एयर ऑक्सीजन कहाँ, ब्लड के अंदर आ गई। ब्लड के बाद ये कहाँ सप्लाई होती है, सेल्स में, टिश्यू में, ठीक है। और इसका यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जो एयर बाहर से आई है, ठीक है ना, उसका यूज सेल्स के अंदर कैसे यूज होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के अंदर। जो एनर्जी किसके फॉर्म में बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में बनती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, जो CO2 होता है, CO2, अब ऑक्सीजन तो बॉडी के अंदर आ गई, यूज कर रही है, अब CO2 क्या करेगी, CO2 भी तो बॉडी के अंदर से बाहर निकलेगी, तो CO2 क्या करती है, ब्लड से होता हुआ एल्वुलाई के थ्रू वाया ट्रैकिया एंड नॉस्ट्रल्स के थ्रू आउट ऑफ द लंग्स चली जाती है, यानी कि उसके बाद आउटसाइड द बॉडी। तो ये इस तरीके से CO2 बाहर जाता है और ऑक्सीजन अंदर आता है। ऑक्सीजन का यूज होता है किसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में एंड प्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और CO2 यहाँ से होता हुआ आउटसाइड द बॉडी चला जाता है। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। और बंसल क्लासेस उड़ीसा के अंदर ये इस तरीके से पढ़ाने का सिस्टम काफ़ी पुराना है और अभी और अच्छे से इसको हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दें, ये जो वीडियो लेक्चर है ये बंसल क्लासेस उड़ीसा राउरकेला का वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं भी मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए किसी के अंदर भी, ठीक है। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो होता है वो कंट्रोल किसके थ्रू होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो ब्रेन में का पार्ट होता है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हाइंड ब्रेन में। मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, हाइंड ब्रेन के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरा ब्रीथिंग जो होती है इनवॉलेंट्रीली है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। आप सभी को पता है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन में जो ब्रीथिंग होती है 12 to 14 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 12 से 14 बार। लेकिन जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन काम करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा ब्रीथिंग जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एटलीस्ट 20 से 25 टाइम्स हो जाता है पर मिनट, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ, टोटल एरिया ऑफ गैसेज एक्सचेंज अगर कवर करता है तो उसके अंदर 300 मिलियन एल्वुलाई होती हैं जो पूरा गैसेज एक्सचेंज का पार्ट कवर करती हैं मेनली, ठीक है। और ये अबाउट कितना होता है, 36 से 72 मीटर इन इंच इन लंग्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मतलब कि कितना रेस्पिरेशन में, एक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर कितना CO2 रिलीज हुआ, कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन करके पूछा जाता है कि अगर हर चीज का मतलब प्रोटीन का, फैट्स का, विटामिन का, सबका ही अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वॉल्यूम क्या है, तो ये आपको बता देना है। ये फॉर्मूला होता है, CO2 का कितना है, इसका कितना है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा होगा, वैल्यू दे रखी, पुट करके निकल आता है, ठीक है। तो ये आपका रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट था। अब इसके बाद क्या आता है, कुछ डिसीजेज आती हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं। सम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे पहला आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है कि जब ये कब होता है, जब हमारे इन्फेक्शन अकर हो जाता है गले में, थ्रोट में, स्मोकिंग की वजह से होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रोंक्यूल्स होता है, यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे जो एल्वुलाई होते हैं ना, इस तरीके से देखो, जैसे ये एल्वुलाई होते हैं इस तरीके से होते हैं, ये एक सेप्टा के थ्रू, यानी कि एक एक लेयर के थ्रू डिटैच होते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं। तो वो सेप्टा क्या होता है, वो एल्वुलर सेप्टा जो होता है वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो जिसकी मदद से हमको ब्रीथिंग में काफ़ी दिक्कत होने लगती है, ठीक है। और इसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी यानी कि ब्रोंकियोडायलेटर एंड ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ की जाती है फॉर इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अस्थमा। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एयर पैसेज होता है काफ़ी नैरो हो जाता है, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन ब्रीदिंग हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। नेक्स्ट निमोनिया। इसमें क्या होता है, लिम्फ एंड म्यूकस एक्यूमुलेट इन एल्वुलाई एंड ब्रोंक्यूल्स। मतलब ये क्या होता है, कई सारे हमारे एल्वुलाई के अंदर और ब्रोंक्यूल्स के अंदर कफ जमा हो जाता है काफ़ी, ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। ये वायरल और बैक्टीरियल दोनों इन्फेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारे जो मेम्ब्रेन्स होती हैं रेस्पिरेटरी ऑर्डर की, ये जो लंग्स के चारों ओर की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो काफ़ी स्वेल हो जाती हैं, ठीक है ना। और ये कब होती है, जब एक्सेस में स्मोकिंग किया जाता है, ठीक है। तो सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है।
ट्यूबरक्लोसिस, यह भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, होता है लंग्स के अंदर, ठीक है। एक आता है प्लूरेसी। प्लूरेसी में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि जैसे सपोज कीजिए लंग्स की वॉल्स है, इनके चारों ओर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन होने से क्या होती है, ये डिसीज कॉज हो जाती है, इसको बोलते हैं प्लूरेसी, ठीक है। इसके बाद कई बार आपने सुना होगा ये जो है हाई कफ। हाई कफ क्या होता है, हाई कफ होता है जब हम लोग का डायफ्राम सडनली क्या हो जाता है, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जब डायफ्राम सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हाई कफ, ठीक है। और जब सडनली वॉयलेंट एक्सपेक्शन, जैसे हम लोग छींकते हैं ना कई बार, तो एकदम से छींकते, काफ़ी प्रेशर छींकते, तो उस टाइम को बोलते हैं स्नीजिंग, ठीक है ना। तो ये दो प्रोसेस और होती है हमारी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, मैं आपको यहाँ तक का नोट्स एक बार वापस शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक करते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत तो मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।